Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 14th of October 2023. तो गाइज आज है तारीख 14 अक्टूबर 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है माउंट कुन को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्रीज इज इम्प्लीमेंटिंग द बायोडीजल मिशन एज अ नोडल मिनिस्ट्री। कहने का मतलब है, नीचे ऑप्शन को दोस्तों अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 4 अलग अलग मंत्रालयों के नाम आपको दिए गए, 4 अलग अलग मिनिस्ट्रीज के नाम दिए गए। इनमें से कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो कि बायोडीजल मिशन को लागू करती है। ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी या ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टीन इन दोनों का जो वॉर है ये पिछले एक सप्ताह से लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। आप अगर पिछले एक सप्ताह से रोज़ अगर न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ रहे हो तो आपको 8 से 10 आर्टिकल्स इसी टॉपिक को लेकर मिल जाते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर को भी अगर देखोगे तो आज भी आपको 6 से 8 आर्टिकल्स इजराइल और पैलेस्टीन्स को लेकर नए नए अपडेट्स के तौर पर देखने को मिलेंगे। वो सारे अपडेट्स क्या हैं वो डिस्कस करेंगे, थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर आज थोड़ा फोकस रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आप आज का न्यूज़पेपर देखोगे तो पेज नंबर 1 पर आपको ये आर्टिकल नज़र आएगा। पेज नंबर 1 के अलावा पेज नंबर 8, 6, 9, उसके अलावा और भी बहुत सारे पेजेस हैं, वर्ल्ड पेज आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे इजराइल और पैलेस्टीन को लेकर ही ढेर सारे आर्टिकल्स आपको नज़र आएंगे। तो एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इजराइल सब कुछ बदल देगा, ऐसा यहाँ पर एक अनुमान लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि इजराइल ने यहाँ पर गाज़ा पट्टी में रहने वाले जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको एक बात बोली है। वो क्या बात बोली है वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वेट करो। पहले मैप देख लेते हैं, बेसिक जान लेते हैं। काफ़ी सारे लोग नए जुड़ रहे होंगे जिनको अभी इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो उनको भी साथ ही साथ में हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 मैप नज़र आएंगे। सबसे पहला मैप आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा, इसमें हमने देखना है इजराइल एग्जैक्टली है कहाँ पर। तो ये इंडिया हो गया। इंडिया के कंपैरिजन में इजराइल कहाँ पर है, तो हम चलते हैं मिडिल ईस्ट की साइड पे। इधर आपको यूएई नज़र आएगा, सऊदी अरेबिया नज़र आएगा। सऊदी अरेबिया के पीछे एक और कंट्री है जॉर्डन, और जॉर्डन के पीछे आपको यहाँ पर ये इजराइल नज़र आएगा। इजराइल के पीछे ये जो समुद्र आपको दिख रहा है यह है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है दोस्तों, ये जो इजराइल आपको दिख रहा है ना, ये अभी सही से दिख भी नहीं रहा होगा। चलो इसको जूम करके देखते हैं ये एग्जैक्टली दिखता कैसे है। तो ये जो ऊपर वाला मैप है ये इसी पोर्शन को जूम कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर अभी इजराइल नज़र आएगा। इजराइल के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पॉसिबिलिटी है वेरियस एग्जामिनेशंस के अंदर में मैपिंग को लेकर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएं। ठीक है, तो इधर आप देख पाओगे इजराइल के ईस्टर्न साइड में जॉर्डन है, फिर उसके बाद में इजिप्ट इधर आपको देखने को मिलेगा, ऊपर सीरिया है और इधर लेबनान यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, और पैलेस्टीन कहाँ पर है? अब दोस्तों, पैलेस्टीन ना 2 भागों में बटा हुआ है। एक तरफ यह भी जो वेस्ट बैंक नाम का आपको रीजन दिख रहा है ना, ये भी पैलेस्टीन है, और इधर गाज़ा पट्टी नाम का जो ये रीजन दिख रहा है ये भी पैलेस्टीन है। पैलेस्टीन मतलब यहाँ पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं। एक समय पर ये एरिया बहुत बड़ा एरिया पैलेस्टीनियंस का हुआ करता था, लेकिन बहुत सारी बीच बीच में वॉर होती चली गई, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती चली गई, जिन लड़ाइयों को इजराइल जीतता चला गया और एरियाज़ को कैप्चर करता हुआ चला गया। और आज जो पैलेस्टीन बचा है दोस्तों, वो छोटे छोटे इधर टुकड़ों में आप देख पा रहे होंगे, छोटे छोटे इंक्लेव्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जो वेस्ट बैंकॉक की तरफ यहाँ पे जो पैलेस्टीनियंस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी पैलेस्टीन है जैसे मैंने आपको बताया। अब इधर जो दोस्तों पैलेस्टीनियंस रहते हैं, इनको लेकर एक पूरी सरकार है, प्रॉपर गवर्नमेंट यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन को चलाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपको ये गाज़ा पट्टी, एक छोटी सी पट्टी दिख रही है, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको यहाँ पे कंट्रोल करता है हमास। ठीक है, अब
इसराइल है, कई सारी कंट्रीज़ है वो हमास को यहाँ पर एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिकग्नाइज़ करती हैं। ठीक है, एक आतंकवादी संगठन है हमास। और 2007 से दोस्तों यहाँ पर इस गाज़ा पट्टी के ऊपर में वो रूल कर रहा है। अब दोनों रीजन्स को अगर आप देखोगे तो ये तो खैर बड़ा रीजन है थोड़ा वेस्ट बैंक वाला। यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन है इनकी कितनी आबादी है, लगभग 30 लाख के आसपास यहाँ पे इनकी आबादी देखने को मिल जाती है। दूसरी तरफ जो ये गाज़ा पट्टी दोस्तों आपको नज़र आ रहा है, इस गाज़ा पट्टी में कितनी आबादी है, बताया जाता है कि 22 से लेकर 23 लाख के आसपास लोग इस ज़रे से रीजन में रहते हैं। बहुत छोटा सा रीजन है, छोटा सा पट्टी है, इसी पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं। और अभी जो एक सप्ताह पहले ये पूरा वॉर स्टार्ट हुआ था, ये वॉर भी यहाँ पर गाज़ा पट्टी की साइड से पहले स्टार्ट किया गया। जो ये हमास है, हमास ने यहाँ से कई हज़ारों रॉकेट यहाँ पे इसराइल के ऊपर दाग दिए, जिससे की वजह से यहाँ पर इसराइल के अंदर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। कई सारे लोगों की जान गई है, अभी बताया जा रहा है कई सारे लोग अभी भी घायल हैं। फिर उसके बाद में यहाँ से इसराइल से कई सारे लोगों को यहाँ पर ये पकड़ कर ले गए, किडनैप करके ले गए हमास के लोग। ठीक है, इसराइल के इस वाले पोर्शन से। और वो लोग अभी यहाँ पर हमास के कब्ज़े में हैं। हमास यहाँ पे उन लोगों को अपने कब्ज़े में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो यही चाहता है कि इसराइल की जेल में जितने भी पैलेस्टीनियंस हैं उन सबको छोड़ा जाए पहले तो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ये हमास है ना, ये इसराइल के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता। ये जो इसराइल है, इसराइल को एज अ देश नहीं मानता। हमास का मानना है कि ये पूरा कंट्री पैलेस्टीन का हुआ करता था और ये कंट्री अभी भी पैलेस्टीन का है, तो इसराइल से वापस लेना है। इस तरीके की यहाँ पर स्ट्रेटजी लेके चलता है और इसी वजह से यहाँ पर इसराइल और हमास के बीच में जो ये वॉर हैं वो होते रहते हैं। अब इसकी वजह से हुआ क्या, अब जो ये मैटर है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। अब दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन इतनी गंभीर हो चुकी है कि ये देखो फ्रंट पेज पर यहाँ पे आर्टिकल आपको नज़र आएगा। ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया, अब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रंट पेज पर आर्टिकल ये देखने को मिलेगा कि इजराइल ने पैलेस्टीनियन से बोल दिया है टू लीव नदन गाज़ा। ये जो गाज़ा पट्टी वाला रीजन है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर भी पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं, 22-23 लाख के आसपास आबादी है। तो ये जो नदन वाला पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन हो गया हमारा इस गाज़ा पट्टी का, ये हो गया नदन वाला, और ये हो गया यहाँ पर साउथ वाला। तो इसराइल ने अनाउंसमेंट किया और बोला कि देखो इस वाले एरिया को जल्द से जल्द खाली कर दो। और मैं आपको बता दूँ गाज़ा पट्टी का यहाँ पर सबसे बड़ा गाज़ा शहर देखने को मिल जाएगा, जिसके नाम पे इसका गाज़ा नाम रखा गया है। और यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, लगभग 1.1 मिलियन के आसपास, लगभग 11 लाख लोग। तो इसराइल ने यहाँ पे बोल दिया इन लोगों से, इन 11 लाख लोगों से कि जल्द से जल्द इस एरिया को छोड़कर निकल जाओ, जल्द से जल्द इस एरिया को छोड़कर नीचे साउथ में पहुँच जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक ऑपरेशन चलने वाला है। एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन प्रोबेबली यहाँ पे चलाया जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे और अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर ये न्यूज़ में निकल कर आ रहा है। और आप देख पाओगे जो ये पैलेस्टीनियंस हैं, कई सारे पैलेस्टीनियंस जो समझ रहे हैं कि हाँ बिल्कुल एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इसराइल ने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया है कि अब वो गाज़ा पट्टी का जो ये पूरा मैप है वो यहाँ पर चेंज करने वाला है। यानी कि अब बहुत समय से यहाँ पर इस प्रकार की जो वॉर है वो छिड़ती चली जा रही है, अब यहाँ पर परमानेंटली ये कोई काम करने वाला है। ये आप देख पाओगे इसराइल की साइड से एक अनाउंसमेंट। तो जो पैलेस्टीनियंस है वो, कई सारे पैलेस्टीनियंस इस रीजन को छोड़ कर निकल रहे हैं। ठीक है, वो गाज़ा पट्टी के नदन हिस्से को छोड़कर सीधे साउथ में पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी वहां पर हैं, क्योंकि दोस्तों जो हमास ग्रुप है, हमास ग्रुप जो कि पूरे गाज़ा पट्टी को कंट्रोल करता है, उनके लीडर्स का क्या कहना है, उनका कहना है कि पैलेस्टीन की इस बात से डरो मत, जहाँ पे हो वहाँ पर रहो, अपने घर में रहो, कोई यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हमास के इस स्टेटमेंट की वजह से जो लोग अगर रुक जाते हैं नॉर्थ में, तो पॉसिबिलिटी अगर कोई ऑपरेशन चला तो उसकी वजह से उन लोगों की जान जाने वाली है। ये आप देख पाओगे हमास क्या कर रहा है, कॉल्ड ऑन पीपल टू स्टे इन देयर होम्स। आप अपने घरों में रहो। ठीक है, अब घरों में क्यों रहो, क्योंकि यहाँ पर अगर घर खाली करके चले जाओगे तो इसराइल उस पर्टिकुलर रीजन को कब्जा लेगा, ऐसा यहाँ पर हमास का कहना है। फिलहाल देखते हैं अभी क्या होता है। अभी ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं कि अभी क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। दोस्तों ये जो पूरी जंग छिड़ी है, इस पूरे एक सप्ताह के अंदर अंदर बताया जा रहा है कि 3000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी हैं दोनों साइड्स पर, यानी गाज़ा पट्टी की साइड से भी और इधर इसराइल की साइड से भी। तो ये टेंशन्स लगातार अभी के समय पर इंक्रीज़ हो रही हैं। फिर उसके बाद में दूसरा अपडेट क्या निकल कर आता है कि जब से ये जो टेंशन्स है बड़ी हैं, क्योंकि भारत के भी कई सारे लोग यहाँ पर इसराइल में रहते हैं। मैं आपको बता दूँ, इंडियंस 18,000 इंडियंस, कितने 18,000 इंडियंस इसराइल में रहते हैं। मैंने पैलेस्टीन बोल दिया क्या, इसराइल में रहते हैं। ठीक है, 18,000 इंडियंस इसराइल में रहते हैं दोस्तों, जिसमें यहाँ पर स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स सभी लोग हैं। तो उनको वहाँ से निकालने के लिए, क्योंकि अभी सिचुएशन वॉर वाली है, तो इसराइल से निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। मैंने आपको परसों पढ़ाया था, याद होगा। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ऑपरेशन अजय के तहत यहाँ पर लोगों को लाना शुरू कर दिया गया है।
इंडिया यहाँ पर कह सकते हो 212 सिटीजन्स को अभी इजराइल से अपनी पहली फ़्लाइट में लेकर आ चुका है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक प्रॉपर इवैक्यूएशन ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर उनको एयरलिफ्ट करना है, उठाना ही है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मेंशन कर दिया गया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की साइड से कि ये ऑपरेशन हम चला रहे हैं, हम फ्लाइट्स भेज रहे हैं, जिसकी मर्जी है आप वो आ सकता है। ठीक है, जिसकी मर्जी है वो आ सकते हैं, ये आप देख पाओगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यहाँ पर मेंशन किया 18,000 इंडियंस आज के समय पर इजराइल में हैं, और हु आर विलिंग टू बी इवैक्यूएटेड पीपल आर बीइंग एकोमोडेटेड इन एयरक्राफ्ट। जो यहाँ पर आना चाहते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑपरेशन के बारे में ध्यान रखना कि ऑपरेशन अजय बेसिकली किस चीज़ के लिए चलाया गया था। फिर दूसरा यहाँ पर अपडेट एक और आपको देखने को मिलेगा, वो यह है कि अब ना जो पूरे अरब नेशंस हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। लोग यहाँ पे इजराइल के अगेंस्ट में ये सड़कों पर निकल चुके हैं अलग अलग देशों में। कौन कौन से देशों में? यहाँ पे जो पैलेस्टीन के आसपास हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये वाला जो मैप आपको मैंने दिखाया था ना, ये इजराइल हो गया। अब इजराइल के पास में जॉर्डन है, ऊपर सीरिया है, लेबनन है, इजिप्ट है। इन देशों के अंदर इनकी राजधानियों में प्रोटेस्ट हो रहा है। हज़ारों लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, और प्रोटेस्ट के अंदर में मांग क्या है कि भाई इजराइल यहाँ पर इस चीज़ को, जैसे ये एक्टिविटीज़ है, इनको रोक दे। ठीक है, ये दोस्तों आप देख पाओगे यहाँ पे कुछ इमेजेस निकल कर आ रही हैं, कल आपने देखा होगा। ठीक है, इजराइल के झंडे को जलाया जा रहा है और पैलेस्टीन के झंडे यहाँ पर पकड़े गए हैं। पैलेस्टीन के झंडों को पकड़कर यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये बगदाद का फ़ोटो है कल का। कल बगदाद में जो तहरीर स्क्वायर है वहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठे हुए और उन्हें एंटी इजराइल डेमोन्स्ट्रेशन पूरा का पूरा किया। और उसके साथ साथ यहाँ पर लोग चैंट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, नो टू द ऑक्यूपेशन, नो टू द अमेरिका, क्योंकि इजराइल को यहाँ पर अमेरिका को एक सपोर्ट मिला हुआ है, ये भी आपको पता होगा। इवन जॉर्डन नाम का जो देश है, इवन इजिप्ट जो है, ये कंट्रीज़ वो हैं जो कि इजराइल को एक कंट्री के तौर पर मानती हैं। तो जॉर्डन, जिसने एक लंबी समय से पीस ट्रीटी कर रखी है इजराइल के साथ में, शांतिपूर्वक एक जो ट्रीटी है वो अपना रहा है, वहाँ पर भी लगभग 10,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो सेंट्रल अमान के अंदर में इकट्ठे हुए, और उनकी भी मांग यहाँ पर ये थी कि ये जो पैलेस्टीन है उसको यहाँ पे फ्री किया जाए। ठीक है, बहरीन के अंदर भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। बहरीन के अंदर भी यहाँ पर हज़ारों लोग निकल कर आए और उन्होंने यहाँ पर चिल्लाना शुरू किया, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। और केवल बहरीन में नहीं, लेबनान में भी हमको देखने को मिला, ईरान में भी हमको देखने को मिला, बेरूत में भी देखने को मिला, बेरूत जो कि यहाँ पर लेबनान की कैपिटल है। ठीक है, तो इन्हीं सब कंट्रीज़ में यहाँ पे आप देख पाओगे तो ये जो प्रोटेस्ट वो स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हालात अगर आप देखोगे ना, कुछ इमेजेस वगैरह जो आपको गूगल पर नज़र आएंगी कि गाज़ा पट्टी की क्या हालात हो चुके हैं, तो ये गाज़ा पट्टी पर इजराइल ने कुछ इस प्रकार से बॉम्बार्डिंग की है। ये कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। पूरा का पूरा एक डिस्ट्रक्शन, एक तबाही मच चुकी है, ये आप यहाँ पर देख पाओगे। बड़े बड़े जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो सब के सब यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। तो दोस्तों ये दूसरा तीसरा फोटो आपको दिख रहा होगा, ये एक और फोटो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। लोग यहाँ पर निकल कर छोड़ कर इस एरिया को जा रहे हैं आज के समय पर। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। ये सारा का सारा जो बेसिक अपडेट है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे आते हैं। तो दोस्तों ऑपरेशन अजय के बारे में ध्यान रखना। ये वैसे मैंने आपको PDF के अंदर में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है, तो यहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया है वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई 18,000 इंडियंस हैं, वो सबको यहाँ पर निकाला जा रहा है। उनमें से जिनकी मर्जी वो यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा डिस्प्यूट है, इस पूरे विवाद के अंदर में, इस पूरे वॉर के अंदर में कई सारे सोल्जर्स की जान गई है, कई लोगों की जान गई है, कई बच्चों की जान गई है, महिलाओं की जान गई है। तो अभी सिचुएशन काफ़ी गंभीर हो चुकी है। और इजराइल ने सारा का सारा खाना पीना ही जो भी यहाँ पर, क्योंकि गाज़ा पट्टी पे जो फूड है वो इजराइल से ज़्यादा था, पानी इजराइल देता था, बिजली इजराइल देता था, सब कुछ यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है। ना पानी, ना खाना, ना कुछ बिजली, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरे के पूरे गाज़ा पट्टी में आज के समय पर अंधेरा छाया पड़ा है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों ध्यान रखना, ये तो हो गया हमारा ऑपरेशन अजय जो अभी इजराइल से लोगों को निकाल रहा है। उससे पहले फरवरी 2022 में ऑपरेशन गंगा चलाया हमने। ठीक है, यहाँ पे यूक्रेन से हमने कई सारे अपने जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको निकाला। यूक्रेन रशिया जब वॉर स्टार्ट हुआ था तब की बात है। ऑपरेशन देवी शक्ति स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति यहाँ पर चलाया गया था अफ़गानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए, जब यहाँ पर तालिबान ने पूरे देश को कब्जा लिया था अगस्त 2021 में। फिर ऑपरेशन वंदे भारत यहाँ पर चलाया गया। ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया था 7 मई 2020 के अंदर में, जहाँ पर बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं जो कोविड-19 में फंस गए थे अलग अलग देशों में, उनको अलग अलग देशों से निकाल कर लेकर आए थे। लगभग 2 लाख फ़्लाइट्स ने
लगभग 1.83 करोड़ सिटीजन्स को 5 महीने के अंदर अंदर इंडिया में लेकर आया इस ऑपरेशन वंदे भारत के तहत। फिर ऑपरेशन समुद्र सेतु, यह भी आपको ध्यान में रखना है। यह एक नेवल ऑपरेशन था, 2020 के अंदर ही चलाया गया था, यानी कि समुद्र के माध्यम से कई सारे लोगों को जो कोविड-19 में फंसे हुए थे अलग अलग देशों के अंदर में, उनको वापस इंडिया लेकर आया गया। फिर ऑपरेशन राहत हो गया, इसमें यहाँ पर इंडिया ने लगभग 5,000 से ज़्यादा लोगों को येमेन से निकाला था, क्योंकि उस समय पर येमेन में पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट, पूरा का पूरा वॉर छिड़ चुका था। फिर ऑपरेशन मैत्री हम लोगों ने नेपाल में जब भूकंप आया था तब चलाया था, 5,000 से ज़्यादा इंडियंस को हम लोगों ने उस समय पर निकाला था। तो दोस्तों ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ध्यान रखना, आप इनमें से बहुत सारे ऑपरेशंस के बारे में पूछा जा सकता है। अब मैं आप लोगों से यहाँ पर एक और सिंपल सी चीज़ पूछना चाहता हूँ। इस साल यहाँ पर इस प्रकार से लोगों को लाने वाला, इस मतलब कि कहीं किसी देश में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, उसके लिए यहाँ पर एक और ऑपरेशन चलाया गया था इस साल, उसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा और कई बार आपको पढ़ाया भी गया है ऑपरेशन कावेरी के बारे में। तो ऑपरेशन कावेरी कौन से देश में चलाया गया था, ज़रा उस कंट्री का नाम आपको सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। वैसे इस साल हमने एक और ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन दोस्त, लेकिन वो टर्की के अंदर भूकंप आया था, वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, उन लोगों को कह सकते हो सहायता पहुँचाने के लिए वो ऑपरेशन चलाया गया था। ऐसा इवैक्यूएशन वाला प्रोसेस नहीं था। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन ऑपरेशन कावेरी कौन से कंट्री के लिए चलाया गया था, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में उस देश का नाम लिख दो। आपको पढ़ाया है अभी 2 दिन पहले ना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया चांस है इसको ज्वाइन करने का। इस पेड ग्रुप में आपको क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, डेली बेसिस पे जो करंट नोट्स पीडीएफ्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे अभी हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया, इस आर्टिकल में कई सारे ऑपरेशंस हैं और बेसिक डेटा है, वो सारा का सारा जो डेटा, देखो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल के पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा है वो आपको हर एक आर्टिकल में मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, जिसको आप नोट्स बोलते हो, बैकग्राउंड नोट्स बोलते हो, जो हमें लिखना होता है बेसिकली। वो सारी चीज़ें आपको एक प्रिंटेबल फॉर्म के पीडीएफ में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। A4 शीट का यहाँ पर एक साइज़ होगा, उस पर सिंपल तरीके से एक पीडीएफ बनाया जाता है। ठीक है, वो पीडीएफ दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो उस पीडीएफ का चाहो तो आप लोग प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, या चाहो तो अपने पास में ऐसा स्टोर करके रख सकते हो। स्टोर करना नहीं चाहते हो, कई सारे लोगों के स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है, तो ग्रुप में ये सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। जिस भी तारीख आपने डाउनलोड करना है आप करके पढ़कर उसको डिलीट कर दो, ग्रुप में पड़ा हुआ है, दोबारा आप कर सकते हो, कितनी बार भी कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स आपको वहाँ पे उस ग्रुप का एक्सेस मिलता रहता है। तो नोट्स को लेकर यार, पीडीएफ कलेक्शन को लेकर, ये लेकर जो टेंशन रहती है लोगों के अंदर में, वो टेंशन यहाँ पे खत्म हो जाती है जब आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो तो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसको ज्वाइन करने का जो फ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या फिर कह सकते हो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप इसको जस्ट 499 में ज्वाइन करके रख सकते हो। ठीक है, 499 में आपको यहाँ पर ज्वाइन करवाया जाएगा लाइफ टाइम के लिए। आपने केवल एक बार पैसा खर्च करना है, दोबारा कोई देने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से अपना सिलेक्शन तक इसका जितना भी फ़ायदा है उसका उठा सकते हो। साथ ही साथ में इसको ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि मुझे कोई ये ग्रुप ज्वाइन करना है। ठीक है, आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। पूरे डेमो वीडियो को आप अच्छे से देखना। ठीक है, अपने आप को पूरा सेटिस्फाई कर लेना कि हाँ मुझको ये ग्रुप इस तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकता है, फिर उसके बाद में जाकर आप अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ना। आगे आते हैं, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। आजकल हमारे जो लाइक्स हैं वो 5,000 से पहले रुक जाते हैं, तो प्लीज़ यार एक 5,000 लाइक का एक सपोर्ट होता है, ये आपने पूरा पहुँचाना है। टारगेट हम डेली बेसिस पर रखते हैं, तो आपने ये पूरा करना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, चाहो तो दीपा यादव एजुकेशन लिखना, वहाँ पे जाकर आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13.9K के आसपास जो फॉलोवर्स है वो हो चुके हैं। आप भी जाकर वहाँ पे मेरे साथ में ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए आते हैं दूसरे आर्टिकल पर, और अगला आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 3 इकॉनमी। तो जो पाम ऑयल है दोस्तों, आपने कई बार पाम ऑयल के बारे में पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बता दूँ यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछ चुका है। तो जो पाम ऑयल है ये पिछले 2-3 सालों में बार बार न्यूज़ में आया है। अभी हम देखेंगे तो पिछले साल यानी कि साल 2022 में नवंबर से लेकर साल 2023 के सितंबर तक, यानी अभी पिछले वाले महीने तक, इस पूरे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में जो पाम ऑयल इंपोर्ट है, जो हमने खरीदा है अलग अलग देशों से पाम ऑयल, ये तेज़ी से बढ़ गया है। कितना बढ़ा है, 29% से इंक्रीमेंट नज़र आया है। तो यानी कि आप कह सकते हो इन 11 महीनों के अंदर अंदर हम लोगों ने लगभग 90.8 लाख टन के आसपास जो ये पाम ऑयल है इसको परचेज़ किया है अलग अलग देशों से। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, हम ना वैसे तेल का उत्पादन करते हैं, जो खाने वाला तेल होता है, एडिबल ऑयल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, हम प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन हमारी आबादी इतनी है और हम लोग तेल बहुत खाते हैं इंडिया के अंदर में। ठीक है, तो जितना प्रोडक्शन होता है वो तो कंज्यूम कर लेते हैं, उसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें अलग अलग देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इंडिया का यहाँ पर जो टोटल वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट है इस बार वो आसमान छू चुका है।
बहुत सारा तेल मंगाया है हमने, 20% से बढ़ोतरी नज़र आई है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ये जो मैंने आपको बताया था ना कि अभी 11 महीने में 90.8 लाख टन के आसपास पाम ऑयल का यहाँ पर इंपोर्ट बढ़ा, ये केवल पाम ऑयल का डेटा है। अगर आप सारे वेजिटेबल ऑयल की बात करोगे जो हम यूज़ कर रहे हैं कुकिंग पर्पज़ के लिए, तो उस वेजिटेबल ऑयल का डेटा देखोगे तो दोस्तों पिछले 11 महीनों के अंदर हम लोगों ने 1,56,073.73 लाख टन के आसपास, यानी सिंपल से बोल रहा यार 156.73 लाख टन, इतना जो ये तेल है वेजिटेबल ऑयल, सभी प्रकार के तेल, ये हमने इंपोर्ट किया है पिछले 11 महीनों के अंदर में। और ये बढ़ गया है डेटा, क्योंकि अगर आप इस 11 महीने को कंपेयर करोगे उसके पिछले 11 महीने से, तो उस समय पहले वाले टाइम पीरियड के अंदर में लगभग हम लोगों ने 130.13 लाख के आसपास इंपोर्ट किया था। तो ये इंपोर्टिंग लगातार साल ब साल इंक्रीज़ होती हुई चली जा रही है, क्योंकि हम लोग पाम ऑयल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। और दूसरी चीज़, पाम ऑयल हम दूसरे देशों से परचेज़ करते हैं। इंडिया में अभी कोशिश की जा रही है इसके प्रोडक्शन को लेकर, क्योंकि भारत में इसका कोई ज़्यादा प्रोडक्शन होता नहीं है, बट अभी इसके लिए कुछ नए नए जो मिशन है वो भी यहाँ पर लॉन्च करे गए। तो ये दोस्तों हमारा डेटा निकल कर आया, जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एग्ज़ाम में ये चीज़ें कहीं तो पूछी नहीं जाएंगी, भाई इंपोर्ट कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा, ये थोड़ा पूछा जाएगा। पूछा जो जाएगा वो पाम ऑयल सेक्टर से आपसे पूछा जाएगा। वो क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ये आप देख पाओगे। पहले हम लोग थोड़ा पाम ऑयल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो पीछे आपको पेड़ दिख रहा है ना, इस पेड़ में से यहाँ पर ये फ्रूट निकाला जाता है, ठीक है। ये फ्रूट को आप देखोगे और ज़्यादा यहाँ पर उसको रिफाइन करके देखोगे तो कुछ इस प्रकार से ये नज़र आता है, और इसी से यहाँ पर ये तेल बनाया जाता है पाम ऑयल, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब पाम ऑयल के यूजेस कई सारे हैं, कई सारी जगह पर यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। वो सारे यूजेस वगैरह क्या है, अब ज़रा इसको देखो। करना क्या है, बस खाली स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलती हुई आएगी। ये जो पाम ऑयल है ये एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल है, खाने वाला तेल है, जिसको हम यहाँ पर कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। कहाँ से निकाला जाता है इसको रेडिश पल्प से निकाला जाता है। ये जो आपको रेड कलर की पल्प दिख रही है, हम इसी की बात कर रहे हैं। ये ना इस पेड़ का यहाँ पर फ्रूट है जिससे ये निकाला जाता है। इस पाम ऑयल का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो कई सारे यूज़ हैं दोस्तों। यहाँ पे खाना बनाने के लिए, प्लस यहाँ पे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स के अंदर में, उसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, केक, चॉकलेट, स्प्रेड्स, सोप, शैम्पू, ठीक है। उसके अलावा जो बायोफ्यूल वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर में, ठीक है। उसके अलावा भी जो ये क्रूड पाम ऑयल है, जो ये कच्चा पाम ऑयल है, इसका यूज़ किया जाता है बायोडीज़ल को बनाने में, और उस बायोडीज़ल को हम लोग ग्रीन डीजल का नाम देते हैं। तो ये सारे के सारे यूजेस आपको दोस्तों इस पाम ऑयल के देखने को मिल जाते हैं। अब इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन पाम ऑयल का कहाँ पे होता है, ध्यान रखना, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, स्पेशली वनडे एग्जामिनेशन के अंदर में। तो इंडोनेशिया और मलेशिया, ये दो देश आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों दुनिया में जितना भी पाम ऑयल का उत्पादन होता है उसका 90% उत्पादन इन दोनों देशों से आता है। इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों आसपास हैं, ठीक है। और इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। इंडोनेशिया 2021 में एक रिकॉर्ड तोड़ चुका था। इंडोनेशिया ने 45 मिलियन टन के आसपास यहाँ पर 2021 में एक बहुत बड़े क्वांटिटी में पाम ऑयल का प्रोडक्शन किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्शन कर तो रहे हैं, लेकिन ये पूरी इंडस्ट्री ना कई सारी समस्याओं से भी गुजर रही है। वो समस्याएं क्या हैं ऑयल पाम इंडस्ट्री के अंदर में? पहला, इसको लेकर कई सारे क्रिटिसिज्म दोस्तों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाइयाँ हो रही हैं, तो उसमें इन पेड़ों की भी कटाइयाँ हो रही हैं, ठीक है। इनको भी काटा जा रहा है, ये पेड़ खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ये पाम ऑयल है इसके अंदर में, इसके प्रोडक्शन के अंदर में एक रिडक्शन यानी कि थोड़ी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। तो ये जो पाम ऑयल है आप कह सकते हो ये थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। अब सस्ता पड़ जाता है तो बहुत से लोग यहाँ पर इसी को प्रेफर करते हैं, इसी का यूज़ करते हैं, और इस चक्कर में पाम ऑयल को हम ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और बाकी सारे जो ऑयल्स के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए था उनके ऊपर में थोड़ा कम हो गया है। वो भी थोड़े इंपॉर्टेंट ऑयल्स हैं, सोयाबीन ऑयल वगैरह जो हो गया ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनसे ज़्यादा केवल पाम ऑयल के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है, क्योंकि सस्ता पड़ जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये पाम ऑयल है ये हमारे ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आवश्यक है। अब दोस्तों ग्लोबल सप्लाई चेन देखो, पहले दुनिया भर में कहाँ पर और कौन कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा सप्लाई कर रही हैं। पाम ऑयल को लेकर एक डेटा आया कि ये जो तेल है ना, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाने वाला वेजिटेबल ऑयल है। सबसे ज़्यादा हम इसका ही इस्तेमाल करते हैं, और हर साल यहाँ पे इसका प्रोडक्शन मिलियंस ऑफ टन्स के अंदर में होता है। ये किसने बताया है? ये रिपोर्ट आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की साइड से, और एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2022-23 के करंट ईयर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एस्टिमेटेड है कि 77 मिलियन टन्स के आसपास पाम ऑयल का प्रोडक्शन होगा, इसका उत्पादन होगा पूरे दुनिया में। उसके अलावा रेटर्स की एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये बोला पाम ऑयल है, मतलब दुनिया में जो 4 सबसे ज़्यादा तेल इस्तेमाल होते हैं, पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, रेपसीड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, इन चारों ऑयल का सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो इनमें से 40% जो यहाँ पर सप्लाई है वो केवल और केवल पाम ऑयल की है। और इंडोनेशिया सबसे बड़ा देश,
दुनिया में जितना भी तेल सप्लाई हो रहा है इधर से उधर जा रहा है, 60% सप्लाई, 60% सप्लाई केवल इंडोनेशिया करता है। तो ये तो बात हो गई दुनिया भर की। अब थोड़ा सा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर लें। भाई आप इंटरव्यू में बैठो, मान लो कोई डिस्कशन हो गया, पाम ऑयल के ऊपर छिड़ गया, दुनिया भर का तो नॉलेज पता है, लेकिन आपको इंडिया के स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए कि भारत में क्या स्टेटस है। तो दोस्तों पाम ऑयल के मामले में भारत सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। हम अलग अलग देशों से परचेज़ करते हैं। जितना भी हम ऑयल कंजम्पशन कर रहे हैं अपने देश में, 40% पाम ऑयल हम मंगा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हम मंगाते हैं इंडोनेशिया नाम के देश से। 2021 में भारत ने यहाँ पर कोशिश की कि हम इस ऑयल को अपने देश में ग्रो करें, और इसके लिए यहाँ पर एक मिशन चलाया गया, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, जहाँ पे मेन फोकस है कि भारत के अंदर में पाम ऑयल की ग्रोथ की जाए, इसका प्रोडक्शन किया जाए, क्योंकि इसका प्रोडक्शन इंडिया में इतना नहीं होता है। और अभी हम इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवा रहे हैं इन मिशन के तहत, ताकि लोग यहाँ पर इसका प्रोडक्शन कर सकें, भारत की जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है दूसरे देशों के ऊपर में, वो कम हो सके। समझ गए? अब देखो यूपीएससी ने 2018 में घुमा फिरा के एक सवाल पूछ लिया था, आसान, थोड़ा लॉजिक लगाना था। क्वेश्चन क्या था? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स हैं, जो हम खाने वाला तेल मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं अपने देश के अंदर में, इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 ईयर्स। यानी 2018 का सवाल है। इन्होंने पूछा 2018 से पिछले 5 सालों के अंदर में जो हम अपने देश में उत्पादन कर रहे हैं खाने वाले तेल का, उससे ज़्यादा तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा क्वांटिटी तो हमारी इंपोर्टिंग की है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अभी देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोलता है? गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स। जो यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं अलग अलग प्रकार के एडिबल ऑयल्स का, सरकार उसके ऊपर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाती है। भाई लगा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, कस्टम ड्यूटी नहीं लगाती है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन पहला स्टेटमेंट हमारा सही है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पिछले 5 सालों में हकीकत है कि हम जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स तेल को लेकर बहुत ज़्यादा है। समझ गए? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो आर्टिकल देखने में हल्का फुल्का था, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा और क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? वहीं से बनेगा, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। तो चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर। यहाँ पे बात की जा रही है गवर्नमेंट मूव्स पार्टनरशिप टू मेक सेमीकंडक्टर चिप्स। अब दोस्तों सेमीकंडक्टर चिप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेंस के अंदर में सवाल पूछने के चांसेस हैं, प्रीलिम्स में पूछने के चांसेस हैं, इंटरव्यू में भी पूछने के चांसेस हैं सेमीकंडक्टर को लेकर। 2021 से ना मैं बहुत डिस्कशन कर चुका हूँ सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर। सरकार का मेन फोकस यहाँ पर यह है कि हम अपने देश में सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रोडक्शन करें, इसको यहाँ पे हम अपने देश में बनाएं। ठीक है, इसको लेकर यहाँ पे कुछ ग्रुप्स साथ में आ चुके हैं। 6 अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स हैं दोस्तों, इनको यहाँ पर तैयार किया गया है ताकि वो हमारी केंद्र सरकार को एडवाइस कर सकें, केंद्र सरकार को यहाँ पर थोड़ी राय दे सकें इस सेमीकंडक्टर चिप के रास्ते के ऊपर किस तरीके से चलना है। तो उसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया है। जल्दी हम लोग यहाँ पर सेमीकंडक्टर के मामले में भी जो इंडिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर इंडिपेंडेंट बनेगा, क्योंकि आज जो है ना हम पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर चिप मंगाते हैं अलग अलग देशों से। ठीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप जो है दोस्तों, इसकी ज़रूरत तो दुनिया भर में हर एक के पास में इसकी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, आपका मोबाइल फ़ोन जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे होंगे, मोबाइल फ़ोन में, टैब में देख रहे होंगे, आसपास में आपको कई सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और रखे होंगे। सभी चीज़ों के अंदर में सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ होता है, लेकिन इसका प्रोडक्शन करने वाली कुछ देश हैं, मुट्ठी भर, 4-5 कंट्रीज़ है जो सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करती हैं। इस वजह से यहाँ पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और भारत को भी इसमें कुछ करना ज़रूरी है, क्योंकि कोविड-19 में हमने यहाँ पर समझ लिया था कि सेमीकंडक्टर चिप में हमारी एक सफलता ना होना ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। हमारी इकॉनमी को भी यहाँ पर एक झटका है। कैसे, वो भी आपको मैं समझाता हूँ। पहले आप स्क्रीन पर नीचे देखो और समझो कि सेमीकंडक्टर चिप्स होती क्या हैं। सेमीकंडक्टर दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर जो कंडक्टिविटी है ना, वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है। कहोगे ये क्या मतलब है? यहाँ तो सब कन्फ्यूज़ हो गए। अब मैं आपको थोड़ा बेसिक समझाता हूँ कि एग्जैक्टली ये मैटर है क्या। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो 3 प्रकार की चीज़ें हैं। एक तो हो गया कंडक्टर, दूसरा हो गया सेमीकंडक्टर और हो गया इंसुलेटर। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं दोस्तों सेमीकंडक्टर। अब दोस्तों कंडक्टर क्या होता है पहले ये समझना होगा। कंडक्टर में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर का। कंडक्टर बेसिकली वो मटेरियल होता है जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ईजिली कंडक्ट होती है। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को आराम से फ्लो करवाया जा सकता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो हो सकते हैं, बिजली को आराम से फ्लो करवा सकता है। भाई कॉपर वायर है, कॉपर वायर तो बहुत अच्छा होता है, इधर से करंट फ्लो करवाओगे बिना रुके इधर तक पहुंच जाएगा, तो ये गुड कंडक्टर है। फिर उसके बाद में कंडक्टर के बाद में जो दूसरी चीज़ होती है वो होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें आप करंट फ्लो ही नहीं करवा सकते। फॉर एग्जाम्पल रबर में करंट फ्लो हो सकता है? नहीं हो सकता। इस वजह से यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रिकल काम करना पड़ता है चप्पलें पहननी पड़ती हैं।
उसके अलावा पेपर में करंट फ्लो करवा सकते हो। भाई पेपर लिया आपने, इधर से आप करंट अगर फ्लो करवाओगे तो क्या यहाँ तक पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। तो वो इंसुलेटर हो गया। तो इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं विच डज नॉट कंडक्ट एनी करंट, ठीक है। और कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं विच ईजिली कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए? अब दोस्तों इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक और टर्म आता है, वो है सेमीकंडक्टर। क्या टर्म आता है? सेमीकंडक्टर। नाम से पता चल रहा होगा सेमी, मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो होता होगा। हाँ सही समझ रहे हो। अब सेमीकंडक्टर में कौन सा मटेरियल हो सकता है? फॉर एग्जांपल सिलिकॉन। क्या हो सकता है? सिलिकॉन, या हो सकता है जर्मेनियम, ठीक है। ऐसे यहाँ पे और भी थोड़े प्रोडक्ट होते हैं, बस सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे ज़्यादा चर्चा में होता है, सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर चिप को बनाने में। फिलहाल ये एक कच्चा मटेरियल है सिलिकॉन, इसको यहाँ पर चिप में बनाया जाता है, आगे इससे ही चिप बनाई जाती हैं। लेकिन ये सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर मतलब दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो तो हो सकता है, लेकिन उस इलेक्ट्रिक करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर ये सिलिकॉन का वायर है, आप इसमें बिजली बहा सकते हो, ठीक है, बिजली फ्लो कर सकती है, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है, कितनी करनी है कितनी नहीं करनी है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेमीकंडक्टर का, और इसी सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ होता है हमारे हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के अंदर में। और सेमीकंडक्टर बनता किससे? मेजरली सिलिकॉन से बनता है। सिलिकॉन यहाँ पर जो रॉ सिलिकॉन होता है वो ऐसा दिखाई पड़ता है, फिर इसको रिफाइन करके यहाँ पर चिप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन का सिंबल है SI, इसका एटॉमिक नंबर है 14। ध्यान रखना क्योंकि आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, साइंस एंड टेक भी आपने पढ़ना होता है। तो दोस्तों सेमीकंडक्टर क्या होता है ये आप समझ गए। सेमीकंडक्टर में हमारा सिलिकॉन हो सकता है, लेकिन सिलिकॉन के अलावा कुछ और चीज़ें, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर सेमीकंडक्टर का काम कर सकती हैं। तो सेमीकंडक्टर चिप का दोस्तों इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ कि आज पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है। जितने भी डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं, आपके रूम में कई सारी डिवाइसेस होंगी, उन सब के अंदर में सेमीकंडक्टर लगता है। आपकी इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर, इवन जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, गाड़ी वगैरह है, उनमें भी यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप जो है वो लगाई जाती है। और मैं आपको बता दूं कोविड-19 के समय पर इस सेमीकंडक्टर चिप की जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से दुनिया में बढ़ गई। इस वजह से आपने देखा होगा कि कोविड के समय पर जो लोग अपनी गाड़ियाँ, अपनी जो कार है स्पेशली, उसको जब वो ले जा रहे थे सर्विस वगैरह करवाने के लिए, तो वहीं पे रोक दी जा रही थी बहुत समय तक। आपने न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे उस समय पर। रीज़न क्या था? क्योंकि हमारे पास में सेमीकंडक्टर चिप नहीं थी। सेमीकंडक्टर चिप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हर चीज़ के अंदर में। तो सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंस दोस्तों आप समझ गए। इसका इंपॉर्टेंस केवल इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस में नहीं है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइसेस, हर जगह पर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है ये थोड़ा जान लेते हैं। क्यों हम लोग सेमीकंडक्टर चिप को बनाने में लगे पड़े हैं? क्योंकि हम आज के समय पर ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं दोस्तों, हम केवल इंपोर्ट कर रहे हैं। आप ये समझना, इससे आप अनुमान लगा सकोगे कि भारत को ये सेमीकंडक्टर चिप अपने देश में बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर बात करें तो इंडिया आज के समय पर इंपोर्ट करता है सारी चिप को। जितनी भी चिप आ रही हैं भारत के अंदर सब विदेशों से आ रही हैं। और मैं आपको बता दूं 2025 तक लगभग $100 बिलियन, मिलियन डॉलर नहीं, $100 बिलियन के आसपास हम 2025 तक इन सेमीकंडक्टर चिप को इंपोर्ट कर रहे होंगे। कहाँ हम लोग $24 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं, और ये आने वाले समय पर बढ़ने वाला है। तो इसी वजह से इतना बड़ा अमाउंट में पैसा जा रहा है दुनिया भर में, उसकी जगह हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, अपने देश के अंदर में सेमीकंडक्टर चिप को बनाना होगा। और इसको बनाने के लिए यहाँ पर इंडिया ने पिछले कुछ समय पर ढेर सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। फॉर एग्जांपल हमारी यूनियन कैबिनेट ने 2021 में 76,000 करोड़ रुपए यहाँ पे अनाउंस करे हैं इस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, जो सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर काम करेंगे। साथ ही साथ में भारत ने यहाँ पर स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर को लॉन्च किया। ऐसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आए, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आए, कई सारे यहाँ पर जो स्कीम्स है वो चला रखी हैं। रीज़न क्या है? रीज़न यह है क्योंकि भारत का खुद का जो सेमीकंडक्टर का कंजम्पशन है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, 2026 तक हम $80 बिलियन तक का जो है कंजम्पशन कर रहे होंगे, इसको और ज़्यादा क्रॉस कर चुके होंगे। और 2030 तक आप कह सकते हो $110 बिलियन का हम सेमीकंडक्टर का कंजम्पशन कर रहे होंगे। तो ये कंजम्पशन हमारा बढ़ता चले जा रहा है, और इसको देखते हुए डिपेंडेंसी दूसरे देशों के ऊपर होना ये बिल्कुल सही बात नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर खुद क्या डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर एक स्पेशल फोकस किया जा रहा है। अब दोस्तों जब बात आती है प्रोडक्शन की, तो दुनिया में टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, टॉप 5 देश आपको देखने को मिलेंगे जो कि सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप को प्रोड्यूस करते हैं, सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन करते हैं। वो 5 देश कौन कौन से हैं? नंबर 1 ताइवान, नंबर 2 साउथ कोरिया, नंबर 3 जापान, नंबर 4 यूनाइटेड स्टेट्स और नंबर 5 चाइना। ये 5 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती है, और इन 5 कंट्रीज़ में से भी सबसे बड़ा दबदबा ताइवान और साउथ कोरिया का है। ताइवान और साउथ कोरिया दुनिया भर के जितने भी सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन होता है उसका 80% प्रोडक्शन ताइवान और साउथ कोरिया दोनों अकेले कर लेते हैं। स्पेशली ताइवान का एक कंपनी है TSMC, ये दुनिया की सबसे एडवांस लेवल की चिप मेकर है, इसका हेडक्वार्टर ताइवान में ही है, ठीक है। और ताइवान आज के समय पर भारत के साथ में मिलकर काम भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आज के समय पर ताइवान के अंदर जो फाउंड्रीज़ है
उन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो 70% से ज़्यादा चिप्स हैं मोबाइल डिवाइसेस के अंदर जो इंडिया में यहाँ पर यूटिलाइज़ की जा रही हैं उसके ऊपर स्पेशल फोकस करेंगे। ताइवान के साथ में हमने कुछ एग्रीमेंट्स करे हैं सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर। तो ये तो यहाँ पर बात हो गई सेमीकंडक्टर चिप को लेकर। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत आराम से इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। चलो आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आज सभी आर्टिकल थोड़े एनवायरमेंट से संबंधित है, ये वाला भी एनवायरमेंट से ही संबंधित है। तो मैटर क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है एक नई ई कॉमर्स साइट, एक वेबसाइट को तैयार किया जा रहा है। उस वेबसाइट पर आपको क्या दिखाया जाएगा, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, ठीक है। यानी कि जो आपके घर में आप सामान यूज़ करते हो ना, सामान जैसे कि फ्रिज हो गया, उसके अलावा वॉशिंग मशीन हो गई, ये सारी चीज़ें जो वाइट गुड्स जिसको हम बोलते हैं, कुकर, इलेक्ट्रिक कुकर, फ़ैन, रेफ्रिजरेटर और दूसरे डिवाइसेस, इनको यानी कि ऐसे अप्लायंसेस, ऐसे प्रोडक्ट्स आपको दिखाए जाएंगे जो एनर्जी एफिशिएंट हो, कम बिजली खींचते हो या रिन्यूएबल एनर्जी पर चलते हो, सोलर एनर्जी पर चलते हो, जिससे कोई पोल्यूशन ना आ रहा हो देश के अंदर में, है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे अप्लायंसेस को यहाँ पर फीचर किया जाएगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर। तो उस पोर्टल को यहाँ पे अभी तैयार किया जा रहा है ताकि जो लोग हैं, लोग आने वाले समय पर जो एनर्जी एफिशिएंसी है वाले डिवाइसेस हैं इनको उठाना शुरू करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहीं पर एक टॉपिक आता है दोस्तों ई कुकिंग का। क्या टॉपिक आता है, ई कुकिंग का। आज हम लोग खाना बनाने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, गाँव के अंदर आप देखोगे तो लकड़ी, कोयला, ये सब कुछ जलाया जाता है। उधर यहाँ पर शहरों में LPG गैस जलाई जाती है, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पर चीज़ आप देख पाओगे, मतलब अब तो खैर बहुत कम हो चुका है ये लकड़ी कोयला, वैसे पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था हमारे रूरल एरियाज़ में। अब जो है ये फिर भी कम हो चुका है। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जा रही हैं, अलग अलग गैसेस यूज़ की जा रही हैं, इसमें हमारा बहुत सारा खर्चा भी हो रहा है। तो पता है इसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, इसका अच्छा ऑल्टरनेटिव है ई कुकिंग, इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग। भाई आप क्या कर सकते हो, आप गैस की जगह सीधा इंसुलेटर जो है उसको यहाँ पर परचेज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख पा रहे होंगे, यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इसे बोलते क्या हैं, ठीक है। इंसुलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हो ना, इस पर आपको गैस की ज़रूरत नहीं है ना सिलेंडर की ज़रूरत है। सीधा यहाँ पर इसमें एक वायर लगा हुआ है, एक तार लगा हुआ है, तार ले जाकर यहाँ पर अपने बोर्ड में लगा देना है, उस इलेक्ट्रिसिटी से ये चलेगा, उसके ऊपर यहाँ पर सीधा खाना बनाया जा सकता है। और ऐसे ये केवल एक डिवाइस है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सोलर कुकर है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि अलग अलग एनर्जी पर चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं। स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने वाली भी कई सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हम उनको अपना सकते हैं। जब उनको अपनाएंगे तो इससे क्या होगा, जो पोल्यूशन है वो थोड़ा सा कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। समझ गए। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। कुछ बैकग्राउंड डेटा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम स्पेशल फोकस अभी ई कुकिंग पर करने वाले हैं। उसके बाद मैं एक बॉडी के बारे में आपको बताऊँगा जिसका नाम है BEE, ठीक है। BEE का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। क्योंकि उनकी भी बात हो रही है तो इनके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, रेलिवेंट है। बस खाली स्क्रीन पर नीचे की साइड में देखते हुए चलो, हर बार की तरह सब कुछ आपको मिलेगा। दोस्तों ई कुकिंग क्या होती है, इलेक्ट्रिक कुकिंग, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक कुकिंग अप्लायंसेस का यूज़ करते हैं। अच्छा इसको इंसुलेशन वगैरह नहीं, इसको इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ई कुकिंग में क्या हो सकता है, हम अपने सिलेंडर की जगह, गैस की जगह क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव्स का यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्टोव आते हैं आजकल, इंडक्शन कुकटॉप्स आते हैं, दूसरे और इलेक्ट्रिक कुकिंग डिवाइस आते हैं, जिससे यहाँ पर केवल बिजली का खर्चा होगा, बिजली से यहाँ पर ये सारी चीज़ें चलेंगी। और या फिर ऐसा हो सकता है आज के समय पर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चलने वाले भी यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो सोलर एनर्जी वगैरह पर चल सकते हैं। या बिजली आप ऐसी यूज़ करो जो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी हो, क्योंकि बिजली जो बनती है दोस्तों, जो नॉर्मल बनती है उससे भी प्रदूषण होता है। पीछे भाई कोयला जलाकर बिजली बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका यूज़ करोगे, उसका ज़्यादा यूज़ होगा तो ऑब्वियसली बता दूसरी तरफ पोल्यूशन हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, यानी कि सूर्य के माध्यम से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसका यूज़ कर रहे हैं। और इधर यहाँ पे हम इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का यूज़ कर रहे हैं। तो इससे यहाँ पे बहुत सारा जो कॉस्ट है वो बच सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर भारत का यहाँ पर एक अचीवमेंट है, कई सारी जगह पर 24 घंटा यहाँ पर बिजली देने का एक टारगेट हम लोगों ने बना रखा है। फॉर एग्जांपल जो सौभाग्य स्कीम है, सौभाग्य स्कीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके अंदर यहाँ पर वो एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है मिलियंस ऑफ घरों में, जहाँ पे जो बार बार बिजली जाने की वो डर रहता है वो यहाँ पर बहुत कम हो चुका है। एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल चुका है। तो बिजली जब रेगुलर आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कुकिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। लोगों ने इलेक्ट्रिक कुकिंग को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है कई सारी जगह पर, स्पेशली शहरों के अंदर में इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इन सब में ना एक लाइफ कैंपेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ इनिशिएटिव का आपको पता होगा, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये इनिशिएटिव प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था 2021 में, जब ये 26वां यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तब की बात है। तो मिशन लाइफ के तहत यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया था कि भाई हम क्लीन कुकिंग एनर्जी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। यानी जो हम कुक कर रहे हैं, जो बना रहे हैं अपना खाना वगैरह, उनमें इस प्रकार के जो ये इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं उनका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसका और ये जो है ये आज नहीं तो कल एक फ्यूचर होने वाला है, और भारत सरकार भी इसको आने वाले समय पर प्रमोट करेगी।
ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी वाले जो ई कुकिंग जितने भी डिवाइसेस हैं इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होगा आने वाले समय पर, ये यहाँ पर बोला जा रहा है ये हमारा फ्यूचर है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब हम इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका प्रोडक्शन भी देश में होगा, इससे बहुत सारा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है। और इसमें एक फोकस ये भी किया जा रहा है कि जो ये ई कुकिंग होगा इसमें हम सोलर एनर्जी, थर्मल पावर एनर्जी, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, जिससे क्या होगा यहाँ पर जो ये ई कुकिंग है वो थोड़ा और ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा और ज़्यादा आसान हो जाएगा, हमारे एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा। ठीक है। इससे पावर सेक्टर और कंज्यूमर्स दोनों को फ़ायदा होगा। भाई ई कुकिंग से एक विन विन सिचुएशन है, जो भाई पावर सेक्टर है ना, वहाँ पर भी फ़ायदा हो रहा है, उनकी भी बिक्री हो रही है, कंज्यूमर्स जो हैं उनको भी यहाँ पर फ़ायदा मच रहा है। ठीक है। जो पैसा बच रहा है सिलेंडर वगैरह का, यहाँ पर थोड़ा खर्चा कम आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना भाई। जो एलपीजी का खर्चा था वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कम आ रहा है यहाँ पर इस कुकिंग पर्पज़ के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो, ये यहाँ पर बोला गया। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमारा 7वां जो गोल है उसका मेन पर्पज़ यही है भाई, क्लीन कुकिंग को प्रोवाइड करवाना। क्लीन कुकिंग होनी चाहिए भारत के अंदर में, उसके साथ साथ जो इंडोर एयर क्वालिटी है भारत के, जो घरों के अंदर में एयर क्वालिटी है उसको यहाँ पर इंप्रूव करने के ऊपर एक फोकस करना। जो ये ई कुकिंग है ये सारे काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक क्लीनर ग्रीनर लाइफस्टाइल होगा तो इससे सारे के सारे यहाँ पर जो बेनिफिट्स है वो पहुँचते हुए नजर आएंगे। समझ गए। अब इंडिया का जो एनर्जी ट्रांजिशन है इसके लिए कई सारे और भी इनिशिएटिव भारत सरकार ने चला रखे हैं। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर हो गया, नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन हो गया, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, जहाँ पे हम प्रॉपर फोकस कर रहे हैं कि भाई सब कुछ जो हो वो क्लीन एनर्जी के बेसिस पर चल सके, ग्रीन एनर्जी के बेसिस पर चल सके, जिससे कोई यहाँ पर प्रदूषण ना हो। ये हमारा एक स्पेशल फोकस है। ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल समाप्त। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अच्छा एक चीज़ रुको, वो यहाँ पर ये था, मैं लास्ट में एक बॉडी के बारे में आपको बताने वाला था जिसका नाम है BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसकी चर्चा भी यहाँ पर ऊपर हुई है। तो ये क्या है दोस्तों, भारत सरकार ने यहाँ पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी नाम की बॉडी को बनाया था मार्च 2002 में। जो हमारा एक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, इस 2001 के कानून के तहत यहाँ पर इसको तैयार किया गया। ठीक है। इस बॉडी का मेन काम क्या है, इस बॉडी का मेन काम है नई नई नीतियाँ, नई नई रणनीतियाँ बनाना, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई इंडियन इकॉनमी के अंदर में जो एनर्जी है, ठीक है, उसको बचाने का काम करना। और इसी वजह से यहाँ पर BEE बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाता है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स लाने का काम करता है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पैट स्कीम को लेकर आने का काम करता है ना। कई सारी अलग अलग एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा। तो ये BEE के बारे में थोड़ा सा फोकस रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको वेबसाइट पर जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स दिखाए जाएंगे ना, इसमें वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होंगे जो जिनको 5 स्टार मिले होंगे। ठीक है। 5 स्टार रेटिंग वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको पता ना जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आप खरीदने जाते हो तो उन पर स्टार होते हैं, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो 5 स्टार यहाँ पर सबसे बेस्ट कैटेगरी का आपको ये अप्लायंसेस उसके बारे में जानकारी सारी की सारी इस पोर्टल पर मिलेगी। इस पोर्टल के ऊपर जल्दी काम किया जाएगा। समझ गए। तो आई होप दोस्तों आपको इसके बारे में सारी क्लैरिटी मिल चुकी है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल नहीं है, ये हमारा एडिटोरियल है, क्योंकि आज का आप हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल देखोगे तो वो काम का नहीं है दोस्तों। आप खुद ओपन करके देख सकते हो। वहाँ पे ना, जैसे मैं आपको हमेशा बोल चुका हूँ, जो एडिटोरियल होता है दोस्तों वो न्यूट्रल होना ज़रूरी है। हम UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे आपकी सोच अगर थोड़ी सी बायस हो गई ना, एक तरफ झुकाव हो गया, तो वहीं पर गेम ख़त्म है। फिर वहीं पर आप देख पाओगे आर्टिकल में जब भी आपको कुछ लिखना होगा आप सही से नहीं लिख पाओगे। थोड़ा आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर अगर ये चीज़ है तो इसके केवल नुकसान ही नहीं, भाई नुकसान पड़ रहा हो भाई इसके नुकसान ही नुकसान है, या फिर कोई दूसरा पर्सन भाई इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। नहीं, आपको दोनों एस्पेक्ट देखने होंगे। अगर इसका फ़ायदा है तो नुकसान भी है, तब जाकर यहाँ पर आपकी यहाँ पर जो विजन है वो प्रॉपर हो पाएगी हर एक चीज़ को देखने की। तो इस वजह से यहाँ पर मैं हमेशा से फोकस करता आया हूँ कि आपको एक थोड़ा सा क्वालिटी मटेरियल इस वीडियो में प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है। ऐसे यहाँ पर मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ा देता, भाई कोई भी आर्टिकल आया कि भाई सीधा रीड कर दो, नहीं। क्योंकि एडिटोरियल जो होता है दोस्तों वो एक पर्सन ने लिखा हुआ है, और आपने यहाँ पर उस पर्सन के थोड़े बहुत पॉइंट ऑफ व्यूज जाने, उसमें थोड़ा बहुत काम का मिल जाता है तो मैं आपको बताता हूँ 100%। लेकिन आज जो एडिटोरियल है वो काम के नहीं, आप खुद पढ़ सकते हो। ठीक है। और जो है कई सारे लोग बोल रहे थे सर इजराइल पैलेस्टीन का इशू कवर करवा दो, उसके ऊपर मैंने थोड़ा कंटेंट रेडी कर लिया है। इजराइल और पैलेस्टीन का एक प्रॉपर पूरा कॉन्फ्लिक्ट विद प्रॉपर टाइमलाइन, ये सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा कल नहीं तो फिर परसों तो डिस्कस करना ही है। परसों हमको फिर से एडिटोरियल देखने को मिलेगा, वहाँ पे मैं इजराइल और पैलेस्टीन का इशू दोस्तों आपके साथ में बहुत डिटेल से कवर करूंगा। ठीक है। तो उसकी टेंशन भूल जाओ, आपको एक आने वाले समय पर बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा इजराइल और पैलेस्टीन के वॉर को लेकर। लेकिन उससे पहले इस एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं। आज हमने एडिटोरियल लिया है बिजनेस लाइन का, ये द हिंदू का ही इनिशिएटिव है बिजनेस लाइन। यहाँ पे ओपिनियन सेक्शन में जो हमारे राइटर हैं जिनका नाम है परन बालाकृष्णन साहब, इन्होंने यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा है। ये बात करते हैं द पावर ऑफ ग्रीन मेथनॉल।
मैथनॉल क्या होता है ये आपको जानने को मिलेगा। आपने केवल इथेनॉल सुना होगा, इथेनॉल को पेट्रोल की ब्लेंडिंग सुनी होगी, ये सब कुछ न्यूज़ में रहता है। ये थोड़ा सा यूनिक है। अब इजराइल पैलेस्टीन चर्चा में है, लगातार चर्चा में रहेगा, आपको पता है सारी डेटा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, उसके ऊपर एडिटोरियल पढ़ने से अच्छा है थोड़ा यूनिक पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ये मैथनॉल होता क्या है, ये फ्यूचर है हमारा, कैसे ये मैथनॉल हेल्प कर सकता है, कैसे अलग अलग सेक्टर्स को पावर जनरेट करके प्रोवाइड करवा सकता है, ये सब कुछ यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। बस खाली स्क्रीन पर नीचे देखना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा दोस्तों। बहुत लंबा आर्टिकल है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, चलो फिर शुरुआत करते हैं। पहली चीज़ तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब ये न्यूज़ में क्यों है, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे राइटर ने इस एडिटोरियल को लिखा। रीज़न यह है क्योंकि नीति आयोग ने एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड प्लान को तैयार किया और उस प्लान के अंदर में ये डिसाइड किया कि आने वाले समय पर हम मीथानॉल को क्या करेंगे, ये मीथानॉल है, ध्यान रखना, मीथानॉल को हम एज अ कुकिंग फ्यूल अडॉप्ट कर सकते हैं। मीथानॉल को हम अपने घरों में कुकिंग फ्यूल के तौर पर या कमर्शियल लेवल पर यूज़ कर सकते हैं, गाड़ी मोटर के अंदर में, इंजन्स में यूज़ कर सकते हैं। तो नीति आयोग का मानना यहाँ पर यह है कि ये जो मीथानॉल है इसका हम लोग रेलवे सेक्टर में, रोड में, शिपिंग इंडस्ट्री में, सब जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो आज के समय पर हम एलपीजी यूज़ कर रहे हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो सिलेंडर हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, यह मीथानॉल उन सिलेंडर को रिप्लेस कर सकता है, उनके बजाय हम मीथानॉल यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो कच्चा तेल, गैसोलीन, पेट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं, उस पेट्रोल में भी 15% के आसपास मीथानॉल मिला सकते हैं, जिससे आज जो हम कच्चा तेल मंगा रहे हैं विदेशों से, उस कच्चे तेल की जो कीमत है बहुत बड़े लेवल पर हमें चुकानी पड़ रही है। ठीक है, तो वो जो कीमत है वो कम चुकानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें कच्चा तेल कम खरीदना पड़ेगा, क्योंकि कम खरीद के उसमें हम 15% मीथानॉल मिला सकते हैं। नीति आयोग यहाँ पर पूरा प्लान तैयार कर रहा है कि मीथानॉल कैसे यहाँ पर फ्यूचर बन सकता है, इंडिया को किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है। इस वजह से ये पूरा का पूरा जो एडिटोरियल है मीथानॉल के ऊपर लिखा गया है। पहला सवाल हमारा यही है कि मीथानॉल क्या है। अच्छा ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का जो मेंस का क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो इसी एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड है, तो आपने सुनना ही है बहुत अच्छे से। पहली चीज़, मीथानॉल है क्या, इसकी डेफिनेशन समझो दोस्तों। मीथानॉल क्या है, एक लो कार्बन हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल है। कहाँ से बनता है, हाई ऐश कोल से, जो कोयला होता है जिसमें बहुत सारी राख बनती है, आप जलाओगे तो बहुत सारी राख निकलेगी, उस प्रकार के कोयले से आप मीथानॉल को बना सकते हो। एग्रीकल्चर का जो कूड़ा होता है उससे यहाँ पर बना सकते हो, या जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें से जो CO2 कार्बन निकलता है उससे यहाँ पर मीथानॉल बन सकता है। नेचुरल गैस से मीथानॉल बन सकता है। ठीक है, और मीथानॉल को हम दोस्तों एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है मिथाइल अल्कोहल या वुड अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं है, फ्लेमेबल लिक्विड है, ऐसा लिक्विड है जिसकी जल जाए एकदम से, जिसमें आग लग जाए। ठीक है, तो डेटा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मीथानॉल को लेकर। तो मीथानॉल को मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। ये कलरलेस, लाइट, फ्लेमेबल लिक्विड हमको देखने को मिलता है। इसका फॉर्मूला देखोगे तो कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला देखने को मिलेगा। बनता कैसे है, तो इसको इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, कोयले से बनाया जाता है, बायोमास से बनाया जाता है, इन सब चीज़ों से, एग्रीकल्चर का जो वेस्टेज होता है उससे भी यहाँ पर मीथानॉल को हम बना सकते हैं। समझ गए, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं दोस्तों। मीथानॉल जो है ना, इसको हम लोग एक एज अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट देख सकते हैं, एंटी फ्रीज देख सकते हैं, फ्यूल के तौर पर देख सकते हैं। अब ये मैटर क्या है मैं आपको समझाता हूँ, एक एक करके समझते हैं मीथानॉल का यूज़ क्या है। पहला, एज अ फ्यूल हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आज हम क्या यूज़ करते हैं, पेट्रोल, है ना, आज हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं गाड़ी मोटर को चलाने के लिए। उनकी जगह एक ऑल्टरनेटिव मीथानॉल का यूज़ किया जा सकता है। जो हमारा गैसोलीन है, यानी वही पेट्रोल, कच्चे तेल की बात की जा रही है, क्रूड ऑयल की बात की जा रही है, उसमें हम मीथानॉल को मिला देंगे, ब्लेंड कर देंगे। तो हम ब्लेंड जब कर देंगे तो जब ये वाला तेल यानी कि मिक्सचर वाला जो ये तेल जलेगा तो इससे पोल्यूशन भी कम होगा, एमिशंस भी कम होंगे, प्लस यहाँ पे हम लोग का जो इम्पोर्ट है वो भी कम हो जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, बायोडीजल बनाने के लिए भी हम मीथानॉल का यूज़ कर सकते हैं। और मीथानॉल को एक तरीके से और प्रोड्यूस किया जा सकता है रिन्यूएबल सोर्सेज के माध्यम से, यानी ऐसे सोर्सेज जिससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, उससे भी हम मीथानॉल को बना सकते हैं। अब इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। ठीक है, ये बात यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं, यानी बायोमास से बना सकते हैं। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। बायोमास बेसिकली यहाँ पर हमारे ऑर्गेनिक मैटर वगैरह हो गए, है ना, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि बायोमास हमारे एक रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो हमारे पेड़ पौधों से, जानवरों से मिलता है हमको। ठीक है, बायोमास में कई सारी जो केमिकल एनर्जी है वो स्टोर्ड होती है, तो उससे भी मिथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता है। आगे आते हैं, फिर बात आती है मिथेनॉल को एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं हम लोग अपने अपने अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में फॉर एग्जांपल केमिकल को बनाने में मिथेनॉल का यूज़ हो सकता है, दवाइयों में यूज़ हो सकता है, जो पेंट्स होते हैं, है ना, उन पेंट्स को बनाने में यूज़ हो सकता है, कोटिंग्स को बनाने में यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। फिर एंटी फ्रीज के तौर पर भी हम मिथेनॉल का यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा यहाँ पर इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि जो मिथेनॉल है इसको हम अपने गाड़ी मोटर में एज अ एंटी फ्रीज यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन यह है कि एंटी फ्रीज का मतलब क्या हो गया।
एंटीफ्रीज दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार का ऐसा लिक्विड बन जाता है, ठीक है, जिससे यहाँ पर हेल्प मिलेगी हमारा जो इंजन का टेम्परेचर होता है, क्योंकि यहाँ पर आप इंजन में तेल डालोगे चलाओगे तो इंजन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, तो उस टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एंटी फ्रीज का यूज़ किया जाता है। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पर मीथेनॉल का यूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद केमिकल फीड स्टॉक के तौर पर, यानी कि जो मीथेनॉल है इससे यहाँ पे कई सारे प्रकार के केमिकल्स, उन केमिकल्स में जैसे यहाँ पर खतरनाक केमिकल एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, मिथाइल टर्ट ब्यूटल एथर हो गया, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बनाई जा सकती हैं। ठीक है, यूज़ आप समझ गए। अब मीथेनॉल से ग्रीन मीथेनॉल भी बनाया जा सकता है। ग्रीन मीथेनॉल कैसे बनता है दोस्तों? ग्रीन मीथेनॉल जैसे हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन को नॉर्मली बनाओगे तो उसमें पॉल्यूशन होता है, लेकिन जो ग्रीन हाइड्रोजन है, जब ग्रीन हाइड्रोजन को बनाते हैं तो उसमें यहाँ पर जो प्रदूषण है वो नहीं होता, इस वजह से उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। ऐसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट मीथेनॉल के साथ में भी है। तो ग्रीन मीथेनॉल बेसिकली वो मीथेनॉल है जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसका उत्पादन करते हैं रिन्यूएबल तरीके से, यानी कि बिना कोई प्रदूषण करे यहाँ पर उसका उत्पादन किया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और कैसे जनरेट कर सकते हैं? तो इसको ग्रीन हाइड्रोजन से भी बनाया जा सकता है, इस ग्रीन मीथेनॉल को। समझ गए? तो ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फ़ायदेमंद वाली चीज़ हमको नज़र आती है। फिर दूसरी तरफ मीथेनॉल के फ़ायदे क्या हो सकते हैं दोस्तों? इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। पहला फ़ायदा है लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि हम इसको सस्ते दाम में बना सकते हैं, जिससे यहाँ पर इकोनॉमिकली ये थोड़ा सस्ता रहेगा, लोग यहाँ पर इसको अफोर्ड कर सकेंगे। दूसरा फ़ायदा है लोअर फ्लेमेबिलिटी रिस्क। मीथेनॉल जो है, जैसे हमारा पेट्रोल होता है ना, खतरनाक तरीके से बहुत खतरनाक होता है, उसमें अगर जरी सी माचिस लग जाए तो जल जाए, तो रिस्क बहुत होता है पेट्रोल को लेकर। लेकिन मीथेनॉल के अंदर ये रिस्क तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर बात आती है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स की। तो जब हम लोग यहाँ पर मीथेनॉल को ग्रीन हाइड्रोजन से प्रोड्यूस करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन से बनाते हैं, यानी कि ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है। अब जब पोल्यूशन नहीं हो रहा है तो दोस्तों मीथेनॉल बिना पोल्यूशन के पैदा हुआ, और बिना पोल्यूशन के मीथेनॉल को हम एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ कर सकते हैं गाड़ी मोटर के अंदर में, तो वो गाड़ी मोटर भी कोई पोल्यूशन रिलीज़ नहीं करेगी। तो ये है एनवायरमेंट फ्रेंडली है ना, एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता ये। फिर उसके बाद में तीसरा इसका यूज़ या इसका बेनिफिट है वो है हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। मीथेनॉल को हम बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल प्रेशर है, इसके अंडर में यहाँ पर से ये सारे काम किए जा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती भी है, वो चाहिए होता है, लेकिन इसको आराम से किया जा सकता है। एक और जो इसका फ़ायदा है वो है हाई ऑक्टेन एंड हॉर्स पावर। मीथेनॉल के अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मीथेनॉल के अंदर में ये क्षमता है कि वो यहाँ पर एक बड़ी रेटिंग के अंदर में जो एनर्जी उसको जनरेट कर सके। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कह सकते हो कि इतनी पावर होती है, जैसा हमारा गैसोलीन पेट्रोल वगैरह होता है उस प्रकार की यहाँ पर एक हाई पावर इसमें देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इंजन्स हैं वो उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा जब इस मीथेनॉल का हम यूज़ करेंगे इंजन्स के अंदर। तो फिर उसके बाद में मीथेनॉल का वर्सेटाइल यूज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, यूज़ केवल एक जगह पर नहीं है, कई सारी जगह पर है। आप अपने जहाज़ों में यूज़ कर सकते हो, जहाज़ों में फ्यूल यूज़ करते हैं, हम अपने एरोप्लेन में यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में यहाँ पर मीथेनॉल का यूज़ किया जा सकता है। तो ये तो हो गए सारे के सारे यहाँ पर इसके बेनिफिट्स। अब दोस्तों यहाँ पर इसके इसी फायदों को देखते हुए जो नीति आयोग है, इन्होंने यहाँ पर एक मीथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम को यहाँ पर स्टार्ट किया। अब ज़रा उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो प्रोग्राम है नीति आयोग का, इसमें यहाँ पर मेन पर्सपेक्टिव हमारा क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो समझना। हमारा यहाँ पर मेन पर्सपेक्टिव है, या नीति आयोग का मेन पर्सपेक्टिव है कि जो इम्पोर्ट बिल है इसको यहाँ पर कम करना, ऑयल का इम्पोर्ट बिल। तो मीथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम के तहत हम क्या कर सकते हैं, भारत की जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है कच्चे तेल के ऊपर, अलग अलग देशों के ऊपर, वो निर्भरता यहाँ पर ख़त्म हो जाए। कैसे होगी भाई? इस कच्चे तेल को हम मंगाएंगे, लेकिन कम मंगाएंगे। पहले 100% मंगा रहे थे, अब 100% की जगह केवल 85% मंगाएंगे, तो बाकी का 15% का पैसा बच गया ना। बाकी का 15% क्या करेंगे, उसमें बाकी का 15% यहाँ पे हम ये जो मैथनॉल है वो मिला देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो जाएगा। फिर दूसरा यहाँ पर इसका जो एक टारगेट देखा जा रहा है वो है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिडक्शन। इससे पोल्यूशन कंट्रोल होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मीथेनॉल का अगर आप यूज़ कर सकते हो डीजल के तौर पर, पेट्रोल के तौर पर, तो इससे जो पर्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड जो निकलती हैं, जो ये पोल्यूशन निकल रहा है, ये यहाँ पर कम हो पाएगा, एयर की क्वालिटी बढ़िया हो पाएगी। और इतना ही नहीं, हम इथेनॉल का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, ये भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। ये वही चीज़ें सिमिलर चीज़ें बताई गई हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर फोकस किया जा रहा है इसको एज अ फ्यूचर के तौर पर देखने के लिए। और इवन यहाँ पर इससे बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट होंगी, बहुत सारी नौकरियाँ मिलेंगी। कैसे? जो मीथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम है दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं, लगभग 5 मिलियन के आसपास, 50 लाख नौकरियाँ जनरेट हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे आप मीथेनॉल का प्रोडक्शन करने के लिए लोगों को चाहिए, उसके यूजेस के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज के लिए, तो बहुत सारी नौकरियाँ जनरेट होंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंज्यूमर की सेविंग्स होंगी। आप हो, मैं हूँ, हमारा जो पैसा है वो थोड़ा सा बच सकेगा। कैसे? ये जो प्रोग्राम है इसका मेन मकसद क्या है, कंज्यूमर का जो पैसा है इसको यहाँ पर सेव किया जा सके। कैसे?
दोस्तों यहाँ पर एक डाई मिथाइल ईथर होता है जो कि मेथनॉल का एक डेरिवेटिव है ना। तो इसी को 20% हम मिला सकते हैं अपने एलपीजी के अंदर में। तो आज के समय पर बेसिकली जो हम लोग एलपीजी यानी सिलेंडर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये सिलेंडर पर थोड़ा पैसा हमारा बच सकता है। पर सिलेंडर पर कंज्यूमर के बेसिस पर 50 से 100 रुपये बच सकते हैं। यानी एक सिलेंडर पर एक पर्सन जो एक सिलेंडर यूज़ कर रहा है उस एक सिलेंडर पर 50 से 100 रुपये बचा सकता है। तो यहाँ पर इमेजिन करो कितना बड़ा अमाउंट हम यहाँ पर बचा सकते हैं, ठीक है, इस मेथनॉल का यूज़ करके इस एलपीजी सेक्टर में। फिर बात केवल यहाँ पर फ़ायदे की नहीं है, क्योंकि अगर हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसका नुकसान भी है। तो फ़ायदे तो हमने समझ लिए, लेकिन यहाँ पे नुकसान तो इतना कुछ खास नहीं है, इसमें चैलेंजेस हैं। यानी ये अच्छा स्टेप है दोस्तों, अच्छा स्टेप है, लेकिन यहाँ पर इस ऐसी इकॉनमी को पाने के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ हमको फेस करनी पड़ेगी। जैसे नंबर 1 चैलेंज है वो है लैक ऑफ डोमेस्टिक नेचुरल गैस रिसोर्सेज। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया मेथनॉल को आप नेचुरल गैस से बनाओगे, कई सारी चीज़ों से बना सकते हो, लेकिन भारत के पास में नेचुरल गैस जो रिजर्व्स हैं, जो भंडार है, बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। कैसे बनाओगे? और हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, कैसे उस डिमांड की उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकोगे? ठीक है, ये प्रॉब्लम है पहली चीज़। तो मेथनॉल प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत सारा नेचुरल गैस इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर नेचुरल गैस ही हम इंपोर्ट करने लगे तो भाई मेथनॉल को बनाने में पैसा लगेगा, नेचुरल गैस के इंपोर्ट पर पैसा लगेगा, तो ऑब्वियस ही बात है भाई मेथनॉल का दाम तो और ज़्यादा हो जाएगा। उससे अच्छा जो ये चल रहा है आज के समय पर वही सही है। ये एक चैलेंज हमको देखने को मिल सकता है। दूसरा चैलेंज है हाई ऐश कोल एंड लो ग्रेड बायोमास। इंडिया में अगर कोयला रिजर्व है भी, देखो भारत में बहुत सारा कोयला पाया जाता है, लेकिन उसमें से जो बहुत सारा कोयला है ना वो हाई ऐश कोल है, ज़्यादा राख प्रोड्यूस करने वाला, ज़्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस करने वाला। और ऐसी भारत के पास में जो बायोमास है वो भी बहुत बेकार क्वालिटी का है, तो उससे मेथनॉल प्रॉपरली बन नहीं सकता या अच्छा नहीं बन सकता। ये कुछ चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी सपोर्ट। भारत के पास में दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए थी, भाई मेथनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए पूरी इंडस्ट्री चाहिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास में फैसिलिटीज़ चाहिए, स्टोर करके रखने के लिए यहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। भाई ये सारी चीज़ें आज के समय पर हमारे पास में नहीं है। हमारे पास में कोई भी डेडिकेटेड पाइपलाइन भी नहीं है जो मेथनॉल को ट्रांसपोर्ट कर सके। तो अभी केवल यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट रखा गया है, इसके ऊपर बहुत काम करना बाकी है, तब जाके यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, मेथनॉल को एज आ इकॉनमी के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं है, इतना इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर लास्ट एक चैलेंज है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। भाई लोगों में जागरूकता ही नहीं है मेथनॉल के बारे में। हो सकता है कई सारे लोग यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हो, कई सारे लोग, वैसे तो सबको पता ही है मेथनॉल के बारे में, पढ़ते रहते हैं, कई सारे लोगों ने यहाँ पर पहली बार यहाँ पर सुना हो कि भाई हाँ ऐसे तरीके से मेथनॉल का यूज़ किया जा सकता है। तो अवेयरनेस नहीं था लोगों में, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद जब अवेयरनेस नहीं है तो लोग एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, समझ गए। तो ये जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम या फिर कुछ चैलेंजेस, कुछ रास्ते में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं ना। दोस्तों ये तो हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन, आई होप आपको मज़ा आया होगा। ये है काम का एडिटोरियल। फिर फालतू की जो बकवास है ना वो मैं नहीं करना चाहता था उस आर्टिकल से संबंधित, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने वो डिस्कस नहीं किया। थोड़ा काम का डिस्कस किया है, कोई बात नहीं, ऐसे यहाँ पे काम के आर्टिकल जो आपको हेल्प कर सके वाकई में वो करना ज़रूरी है। नाउ अब आता है आज के मेंस के क्वेश्चन पर। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है? India's methanol economy program is a strategic initiative with various objectives and potential benefits। जो भारत का मेथनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम है, जो नीति आयोग सोच रहा है, इस प्रकार का प्रोग्राम हम लेकर चल सकते हैं, है ना। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन आपने डिस्कस करना है इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और इसके फ़ायदों के बारे में। इस प्रोग्राम के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसका क्या उद्देश्य है, ये आपने बताना है। 250 शब्दों में आंसर लिखना है, बहुत सिंपल तरीके से, और बहुत बढ़िया सा आप आंसर लिख सकते हो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें ऑलरेडी हम इस पूरे के पूरे आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले जो एस्पिरेंट्स इसको अच्छे से यहाँ पर ग्रैब करके एक अच्छा आंसर लिख सकें। तो भारत का जो मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम है, ये अलग अलग उद्देश्यों और संभावित लाभों के साथ एक रणनीतिक पहल है। तो कार्यक्रम, इसी प्रोग्राम के मुख्य उद्देश्य और संभावित लाभों पर चर्चा करें। क्या हो सकता है इसका मेन उद्देश्य और क्या यहाँ पर इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल आपने क्या करना है, 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। आपको फुल फॉर्म लिखना है, मेरा चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरा कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। और पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ, ग्रुप में यार कोई फालतू बकवास मत क्या करो। इस वजह से मैं ग्रुप को ज़्यादातर ऑफ कर देता हूँ शाम के समय पर, या ऑफ करवा देता हूँ। और कल भी पूरे दिन यहाँ पे ग्रुप बंद था क्योंकि कल मेंस का क्वेश्चन नहीं था।
अगर वो ओपन रहता तो ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, फिर उसके बाद में फिर पर्सनली जाके यहाँ पर फिर वो दिक्कतें होती हैं, फिर मेरे पास से मैसेज आता है। इस चक्कर में यार मैं ग्रुप को थोड़ा ज़्यादा ऑफ रखता हूँ, क्योंकि यार आप अपने ग्रुप को यूज़ करो तरीके से। आपको दिया गया है केवल मेंस का क्वेश्चन लिख के डालने के लिए, एक दूसरे का रिव्यू करने के बाद ख़त्म। उसके बाद कोई फालतू बात करने की ज़रूरत ही क्या है? ठीक है, जो फालतू के बात करने में लग रहे हैं यार, वो प्रिपरेशन के तौर पर फिर सीरियस नहीं है। इसी चक्कर में आपके ग्रुप के ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस मैंने लगा दिए जो कि पहले नहीं लगाया करती थी। कई सारी कंप्लेंट्स मेरे पास में आई हैं जिसकी वजह से मुझे करना पड़ा। ठीक है, बाकी दोस्तों पेड ग्रुप को लेकर ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हुआ आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त। आज का कंप्लीट एनालिसिस आपने कर लिया है, इसके अलावा आपने कुछ भी आज कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था, कौन सा यूनियन मिनिस्ट्री है जो कि बायोडीजल मिशन को लागू कर रहा है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ही इन्वॉल्व था। ये एक नोडल मिनिस्ट्री है जिसका मेन काम है नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल को यहाँ पे लागू करना। स्पेशल इसका फोकस है फॉर द प्लांटेशन ऑफ जैत्रोपा। ठीक है, जैत्रोपा बेसिकली एक प्लांट है लैटिन अमेरिकन का, ठीक है, जो कि आज के समय पर काफ़ी सारे रीजन्स में हमको दुनिया भर में देखने को मिलता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का मेन पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा इस बायोडीजल मिशन को लागू करने के लिए, आपने ध्यान में रखना है। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।